हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ चीपर से सभी का स्वागत है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल बहुत दिनों बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री की वीडियो में लाया हूं। और हिस्ट्री में पाषाण काल मैंने पढ़ा दिया था, पाषाण काल, और उसके बाद एमसीक्यू उसके कराया था। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हुए। पार्ट 3 सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पार्ट 3 देखिए ये है। इसकी शुरुआत आज करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा। और पार्ट 4 इसका आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं वो रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसमें लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। हिंदुस्तान क्या, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली शहरी सभ्यता थी, पहली अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था वो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि दुनिया में वो सभ्यताएं वहीं पढ़ाई जाती जो नदियों के किनारे डेवलप हुई थी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत से अच्छे से समझेंगे। ठीक, आप लोग जुड़े रहे, में हमारे साथ लगे रहें। 100% बता रहे हैं आपको, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा एज श्योर। ठीक, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसी थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक, अर्बन सिविलाइजेशन थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि ब्रॉन्ज एज था, इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ठीक, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान के बड़े भाग में था। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान के बड़े भाग में था। दोस्तों आप समझो, दूसरी चीज, इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था? इसका आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुज, ट्रायंगुलर शेप में था। कैसे था मैं आपको समझा रहा हूं अब। ठीक, इसको समझा रहा हूं। इसको ये एक एरिया आता है, एक ये एरिया आता है, एक ये एरिया आता है, एक ये एरिया आता है। ठीक, ये ऐसे ऐसे, और ये एरिया थोड़ा मैं आपको और अच्छे समझा दूं। समझने का प्रयास करना। जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा आता है भारत का, फिर यहाँ यूपी का हिस्सा एक आ जाता है, और एक ये महाराष्ट्र का हिस्सा आ जाता है, और एक बलूचिस्तान का आता है। ये और ये। ठीक, ये इस तरह का इसका आकार है। मतलब ये जो है ये काफी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, तो इसीलिए इसका आकार त्रिभुजाकार कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर, अगर मैं कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, किस तरह का था, कौन कौन से क्षेत्र थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र था उसे हम किस नाम से जानते? सबसे पूरब वाला जो क्षेत्र था उसे हम किस नाम से जानते? पूरब, उत्तर, ठीक, दक्षिण और पश्चिम। अगर मैं कहूं इनके पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं, तो मैं देखो आपको अलग अलग चीजें करके बताऊंगा। ठीक, समझने का प्रयास करना। जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र है वो मांडा है। क्या है? मांडा, मांडा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सिरा मांडा है, और ये किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये है आपका चिनाव नदी के किनारे। चिनाव नदी, हर एक नदी में बताऊंगा, चिनाव नदी के किनारे है। ठीक, इसका पूरब वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है, क्या है? उत्तर प्रदेश में जो है इसका नाम है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। ठीक, इसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और कहां पे? मेरठ जिले के पास है, मेरठ जिले के पास है। अगर हम कहें सर, जो यूपी में सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सिरा आलमगीरपुर है, पूरब में है, मेरठ जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में, तो आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे था? ठीक, तो दोस्तों ये आलमगीरपुर जो बसा हुआ था ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। दक्षिण में कहूं तो दक्षिण में आता है आपका दाइमाबाद।
क्या आता है, दाइमाबाद आता है। ठीक, दाइमाबाद आता है, दक्षिण में दाइमाबाद आता है। ठीक, तो दाइमाबाद जो है कहाँ है, अहमदनगर जिले महाराष्ट्र के पास पड़ता है वर्तमान में। अहमदनगर जिला, अहमदनगर, एक मिनट, अहमदनगर जिला ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों, तो ये जो दाइमाबाद है ये गोदावरी नदी के पास पड़ता है। किस नदी के पास, तो गोदावरी नदी जो बह रही है, तो गोदावरी नदी के पास ये वाला हिस्सा पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सिरा मांडा जो चिनाब नदी के पास, पूर्वी सिरा आपका जो है, आपका जो पूर्वी सिरा है दोस्तों वो आलमगीरपुर है जो पूरब में हिंडन नदी के पास है, दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के पास है। और पश्चिम में जो पड़ता है क्षेत्र दोस्तों, पश्चिम में जो क्षेत्र पड़ता है वो आपका कहां पे है, सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर है। पश्चिम में सूतकांगे डोर है जो कहां है, बलूचिस्तान में दोस्तों, कहां है, बलूचिस्तान में। ठीक है, अब कहां है, बलूचिस्तान में। अगर हम इसको थोड़ा एक अलग डिफरेंट में लिख के दे दें, आपको एक चार्ट टाइप का बना के दे दें तो आपको और आसानी होगी। ठीक है, और आसानी होगी, थोड़ा आप और अच्छे समझ जाओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका क्या पोजीशन थी। तो पूरब में हम अलग लिख दे रहे हैं, पश्चिम में जो क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के हैं मेन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, हम जगह लिख देंगे और नदी लिख देंगे, इससे आपको आसानी रहेगी, आप वो चीज आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, पूरब में आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। ठीक, वर्तमान में कहाँ है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक, पश्चिम में अगर बात की जाए तो सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर कहां पे है, तो ये बलूचिस्तान में है वर्तमान में। ठीक, किस नदी के किनारे, तो एक नदी है सूतकांगे डोर और उसके जो किनारे जो नदी है वो आपकी है दाशक नदी। कौन सी, दाशक नदी, दाशक नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर में आपका मांडा पड़ता है, क्या पड़ता है, मांडा। ठीक, और मांडा जो है उत्तर में पड़ता है, कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, किस नदी किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में आपका पड़ता है दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है, अहमदनगर जिले के पास, अहमदनगर, या आप हम सीधे हम स्टेट लिख देंगे महाराष्ट्र। ठीक, सीधे हम स्टेट लिख देंगे महाराष्ट्र। और किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो अब देखिए आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सपेंशन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः त्रिभुजाकार आकृति में आती है। ठीक, लेकिन हम इनकी सारी डायरेक्शंस आपको बता दिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं खोजकर्ता एवं खोजकर्ता। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें खोज एवं खोजकर्ता की, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में हुई। और कौन किया, तो दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में, राखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया, राखलदास बनर्जी ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता के देखो प्रमुख स्थल दिखाए जा रहे हैं। हड़प्पा देखो कुछ इस तरह की सभ्यता थी, ये देखिए। मोहनजोदड़ो कुछ इस तरह की सभ्यता थी। धौलावीरा कुछ इस तरह के था। लोथल जो है देखिए, ये देखो पानी है, पानी, और देखो क्या
बना हुआ है, पुल टाइप का बना हुआ है। ठीक, तो ये प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो इंपॉर्टेंट खोज हुई थी वो दयाराम साहनी व राखालदास बनर्जी ने की, जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पार्ट पे। काल निर्धारण, तो अनुमानित काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये एकदम सही है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। टाइम पीरियड इज अ वेरी एक्यूरेट टाइम पीरियड, इसी को ही माना जाता है। यही टाइम पीरियड एकदम सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रमुख नगर एवं विशेषताएं। ठीक, नगर देखो, सबसे पहले नगर बताया जा रहा, फिर खोजकर्ता कौन है, विशेष पहचान क्या है। तो हड़प्पा की खोज कौन की है, दयाराम साहनी ने। अन्नागार, यहाँ क्या है, विशाल अन्नागार है। यहाँ पे विशाल अन्नागार है, मतलब भोजन रखने की जगह। ठीक, मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी ने विशाल स्नानागार है, जिसके लिए फेमस है ये मोहनजोदड़ो। धौलावीरा, जेपी जोशी साहब ने किया। उत्कृष्ट जल प्रबंधन, यानी कि वाटर मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था, वाटर मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था। ठीक है, पानी का सब प्रबंधन। लोथल, लोथल एस आर राव साहब ने किया। गोदीवाड़ा किस लिए, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था, मतलब कि तटीय क्षेत्र था ना, तो पोत यहाँ पे आते थे, ठीक, सामान लाना ले जाना आसान रहता था। मीन्स ये एक बंदरगाह था। लोथल क्या था, लोथल बंदरगाह था, इसलिए लोथल प्रसिद्ध था। ठीक, कालीबंगा, बीबी लाल साहब ने किया। अग्नि कुंड एवं जुते हुए खेत मिले, मतलब हवन होता था और वहां पे खेती भी लोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इसके साक्ष्य मिले हैं, और ये साक्ष्य जो है यही बता रहे हैं कि इसके जो साक्ष्य मिले हैं, तो अग्नि कुंड व जुते हुए खेत मिले हैं बीबी लाल द्वारा कालीबंगा में। कहाँ पे, कालीबंगा में। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे फैक्ट पॉइंट देखते हैं। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग क्या थी, तो टाउन प्लानिंग ग्रिड पद्धति पर नगरों का निर्माण हुआ था। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो चीजें बनाई जा रही हैं वो 90 डिग्री पे कटी हो, अक्षांश और रेखांश सीधी पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइन में। कैसे, ऐसे, ये ऐसे ऐसे नगर निर्माण हुआ था। वेल मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स ऐसे यूज होते थे कि सारी चीजें 90 डिग्री पे देखो कटी रहती थी, चाहे रास्ते बनाए जाए, चाहे मकान बनाए जाए, तो ग्रिड सिस्टम पे निर्माण किए जा रहे थे। ठीक, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 एंगल पे काटती थी, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था 1:2:4। ठीक, बच्चों कभी कभी होता है कि रेशियो अलग अलग पूछ लिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। कहीं कहीं किताबों में यही रेशियो 4:2:1 लिखा होता है, कहीं कहीं 2:4:1 लिखा होता है। ठीक, तो कहीं कहीं किताबों में ये चीजें मैंने पढ़ी है। ठीक, तो ये मत सोचिएगा सर अनुपात अनुपात आगे पीछे किया जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने बताया पक्की ईंटें, नहीं, पक्की ईंटें तो प्रयोग होती थी, कच्ची ईंटें भी प्रयोग की जाती थी। कैसी, कच्ची ईंटें भी प्रयोग की जाती थी। ठीक है, उसके अलावा पक्की ईंटें हो गई, फन्नीदार ईंटें प्रयोग की जाती थी, फन्नीदार ईंटें प्रयोग की जाती थी। और फन्नीदार ईंटों का काम क्या होता था, ये खासतौर से नाली वाली बनाई जाती थी, उसमें प्रयोग होता था। ठीक, उसके अलावा अलंकृत ईंटें प्रयोग की जाती थी, अलंकृत ईंटें प्रयोग की जाती थी, अलंकृत ईंटें प्रयोग की जाती थी। मतलब कि अलंकृत ईंटें का मतलब क्या होता है कि वो ईंटें बनी होती थी, किसी पे कमल का चिन्ह बना हुआ है, किसी पे किस सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। ठीक, जैसे आजकल जो ईंटें आती, ब्रिक्स आती, तो उसमें देखो कुछ उस जहां से आता है वहां उसका नाम लिखा होता है, तो लिखा होता है तो उस समय अलंकृत रहता था, चित्र बना रहता था। ठीक, तो इस तरह के 3 से 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। उन्नत जल निकासी थी। ठीक, निकास जल का निकलने की व्यवस्था बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बनाई गई थी। फर्स्ट डेवलप जो सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। ठीक, आगे चलते हैं। नगर 2 भागों में विभाजित थे। ऊंचा नगर जिसे गढ़ कहा जाता था, एक निचला नगर था। तो 2 भागों में विभाजित थे, ऊंचा नगर और निचला नगर। ऊंचा नगर जो राजा महाराजा लोग रहते थे, उनके भवन बने रहते थे। एक निचला नगर जो जो मतलब
कुछ लोगों को तो महल होते थे, कुछ लोगों होते तो घर होते थे। ठीक, ये चीज है। तो ऊंचा नगर और निचला नगर में विभाजित था सिंधु घाटी सभ्यता। राइट, आगे चलते हैं। देखो आर्थिक जीवन इनका कैसा था। इनका जो इकोनॉमिक जीवन, जो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। क्या था? मुख्य व्यवसाय इनकी खेती थी, कृषि करते थे, क्योंकि कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले, तो कृषि होती थी, ये श्योर है। फसलें गेहूं, जौ, कपास। ठीक, लेकिन मूलतः जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो जौ आंसर सही माना जाता है। ठीक, जौ। दूसरी चीज, कपास का व्यापार करने वाली पहली सभ्यता थी विश्व की। पहली सभ्यता थी ये विश्व की जो कपास का व्यापार करती थी। ये विश्व की पहली सभ्यता थी। विश्व की पहली सभ्यता थी जो कपास का व्यापार करना शुरू की थी, और दुनिया में कोई सभ्यता नहीं थी तो कपास का व्यापार करती थी। ठीक, कपास यानी कि कॉटन, इसका व्यापार मात्र और मात्र सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। कपास की खेती करने वाली विश्व की पहली सभ्यता, देखो लिखा भी है। व्यापार इनका थल से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे, जल और थल दोनों मार्ग से करते थे। ठीक है। मुद्रा के स्थान पे लोग मोहरे प्रयोग करते थे। जो मुद्रा होती थी, जो सामान लेना होता था तो मोहरे दी जाती थी। और मोहरे काहे की होती थी? कांसे की होती थी। किसकी होती थी? कांसे की होती थी। मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। जो भारत सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से व्यापार करती थी, उस विधि को मेलुहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेलुहा कहा जाता था। मेसोपोटामिया से भारत की जो सभ्यता, भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था, उसे मेलुहा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलते आगे। सामाजिक जीवन इनका कैसा था? तो शांतिप्रिय समाज था, ज्यादा हल्ला गुल्ला टाइप का नहीं था। शांतिप्रिय होते थे, अपने काम में लगे रहते थे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। ठीक, वर्ग भेद कम था, वर्ग भेद कम था। ठीक, ऊंच नीच ये सब चीजें नहीं थी, कोई धर्म ये सब चीजें नहीं थी, वर्ग भेद नाम का कोई चीज नहीं था। नारी सम्मान के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पे नारी सम्मान के प्रमाण मिले, क्योंकि मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी ये। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मात्र पूजा होती थी, इसीलिए महिलाओं का सम्मान बताया गया। इस सभ्यता में महिलाओं का सम्मान होता था। स्वच्छता पर विशेष ध्यान, मतलब कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान। इस सभ्यता के लोग क्या करते थे? स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, ये चीज है। देखिए पिक्चर दिखाई जा रही हैं। धार्मिक जीवन कैसा था? तो रिलीजियस जीवन कैसा था? तो मात्र देवी की पूजा करते थे ये लोग। ठीक, मात्र देवी, इनकी जो मात्र देवी का मतलब होता है कि इसमें जो चीज दिखाई गई है मात्र देवी की पूजा। मात्र देवी का मतलब आप लोग समझो, मात्र देवी क्या होता है? मात्र देवी का मतलब क्या होता है? आप बता सकते हैं मात्र देवी की पूजा का मतलब क्या है? ठीक, मात्र देवी की पूजा इसमें बताया जाता है कि एक स्त्री जो थी, उसके गर्भगृह से एक पौधा निकला, गर्भ से एक पौधा निकला। ठीक, एक पौधा निकला था, कहा जाता है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकला था। ठीक, और जब पौधा जो निकला है ये, और इसी पौधे के आधार पे कहा जाता है, तो पौधा तो दिखाई दिया है, तभी से इन्हें क्या कहा जाने लगा कि नहीं, स्त्री जो होती महान है और ये मात्र देवी हमारी हैं। इन्होंने ही हमें खाने पीने का अनाज पैदावार जो होती है वो माँ के द्वारा ही होती है, इसलिए मात्र जो है, माता जो है वो सर्वोपरि है। तभी से मात्र देवी की पूजा शुरू हो गई, वो मात्र देवी के लोग पूजा करने लगे। ठीक है, कहीं देखे होंगे, कुछ पिक्चर्स रहे होंगे, कुछ स्क्रिप्ट रही होगी ये चीज। ठीक, और पशुपति की उपासना करते थे, नहीं शिव जी की उपासना करते थे ये लोग। ठीक, शिव जी की उपासना करते थे। शिव जी की उपासना करने का मतलब क्या है? नटराज की मूर्ति वहां पे मिली, नटराज जी की मूर्ति, तो मतलब ये शिव जी की उपासना करते थे, ये श्योर है। ठीक, पीपल वृक्ष, पशु पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, गाय माता की पूजा करते थे। ठीक, पशु पूजा भी लोग करते थे। और मूर्ति पूजा के भी प्रमाण मिले सभ्यता में, मतलब मूर्ति पूजा जो, जैसे मान लो आज हम लोग भी हैं तो कहीं जाते हैं, मूर्ति देखते तो ऐसे हाथ जोड़ लेते, जय भगवान जी की, जय बजरंगबली की ना, ऐसे होता है। तो उसी तरह इस समय मूर्ति पूजा के भी प्रमाण मिले। सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। ठीक, आगे चलते हैं। कला एवं शिल्प, आर्ट एंड कल्चर,
कांस्य की नृत्य करती बालिका, मोहनजोदड़ो में एक कांसे की मूर्ति जो नाच से नृत्य कर रही है उसकी मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक बाबा जी बैठे हैं, उनके दाढ़ी है, क्योंकि उस समय स्क्रिप्ट लिखते पढ़ते तो नहीं, वह पिक्चर देख के वे बना देते थे। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, ठीक, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मनके मिले हैं, मनके, मनके मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक, सॉरी, मिट्टी के बर्तन नहीं, मनके मतलब होता है चूड़ियां, ठीक। आभूषण मिले हैं, मोहर निर्माण कला, आभूषण, हड्डियों के आभूषण, कांसे के आभूषण, ये पहने जाते थे उस समय के लोग, ठीक। तो उनका कला एवं शिल्प ये था। लिपि, चित्र लिपि थी, मतलब कुछ लिखते नहीं थे, बस चित्र बना देते थे, ऐसे चित्र बना देते थे, ऐसे चित्र बना देते थे, ऐसे चित्र बना देते थे, ठीक। ये चित्र लिपि थी, ऐसे बना देते थे, ऐसे बना देते थे, वो लोग समझते थे, लेकिन ये इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर मतलब ऐसे, ऐसे लिखते थे। हम लोग बाएं से दाईं ओर लिखते थे, ये लोग कैसे? दाएं से बाईं ओर लिखते हैं, दाएं से बाईं ओर ये लोग लिखते हैं, ठीक। तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पतन के कारण। तो संभावित है, श्योर कोई नहीं है। कहा जाता है बाढ़ आ गई थी, इसी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। किसी ने बताया जलवायु परिवर्तन, किसी ने बताया महामारी, किसी ने बताया आर्यों का आक्रमण, ठीक, जो एक विवादित है। उसके अलावा ये भी संभावित है, श्योर कोई नहीं है। दूसरी चीज एक और बता दें, इनके यहाँ जो समाधान प्रणाली होती थी 3 तरह की होती थी। समाधान प्रणाली 3 तरह की होती थी। समाधान प्रणाली 3 तरह की होती थी, मतलब जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको क्या दफनाया जाता था, जलाया जाता था, या जो भी प्रोसेस होता था। तो उस समय इनके यहाँ 3 तरह के समाधान प्रणाली थी, ये मैं आपको बता दूं। एक होता था दाह संस्कार, जो हिंदू धर्म में आज होता है वही चीज ना, कि व्यक्ति को अग्नि देकर, ठीक। दूसरा जो प्रोसेस होता है, एक ये होता है, दूसरा जो इनका प्रोसेस होता है, दूसरा जो प्रोसेस होता है, पहले इनका दाह संस्कार होता है, दूसरा था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण होता था। पूर्ण समाधिकरण का मतलब कि जैसे मुसलमानों में दफनाना, जैसे मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता था, वैसे मुस्लिम में दफनाया जाता था। जो व्यक्ति मर जाता था उसको जमीन में दफना दिया जाता, मतलब लिटा दिया जाता था, उस पर मिट्टी डाल दी जाती थी। ताबूत में लिटा दिया जाता था, उस पर मिट्टी डाल दी जाती थी, ठीक, ये प्रोसेस। और तीसरा जो था, एक जैसे पहला दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, फिर आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण 3 तरह के ऐसे प्रोसेस है समाधान के। तो आंशिक समाधिकरण जो था, तो आंशिक समाधिकरण जैसे पारसी धर्म में होता है। इसमें क्या होता था कि जब जैसे पारसी धर्म में होता वैसे, कि व्यक्ति मर जाता तो उसे जंगल में छोड़ आते थे, चील कौवे नोच नोच के खा जाते थे, उनकी जो हड्डियां बचती थी उन हड्डियों से वो वहां पे स्तंभ बनवा देते थे, जो भी प्रोसेस उनका होता। तो इसमें होता था जानवर जब खा जाते थे, जानवर, चील कौवे, व्यक्ति मर गया, मांस को नोच नोच के खा जाते थे, उनकी हड्डी बचती थी, उनकी हड्डी को लोग ले आते थे, ठीक। कुछ ऐसा सिस्टम था आंशिक समाधिकरण में। तो 3 तरह के पेपर में क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान प्रणाली कितनी तरह की थी? तो 3 तरह की समाधान प्रणाली थी। परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। आगे चलते हैं। परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे तथ्य से, तो विशाल स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। गोदीवाड़ा कहाँ पे? लोथल में। कपास की खेती कहाँ हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में। पक्की ईंटों का अनुपात क्या है? तो 1:2:4, ठीक। और उसके अलावा दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये प्रश्न है, ये मैक्सिमम बार कई बार पूछे जाते हैं। और भी मैं इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, हर टॉपिक पढ़ाने बाद उसके एमसीक्यू मैं कराऊंगा। देखो, मैं बहुत आपको उतनी चीजें मैं दे रहा हूं जो आपके लिए जरूरी हैं। मैं आपको यूपी पीसीएस नहीं बना रहा हूं, मैं आपको यूपी कांस्टेबल बना रहा हूं। मैं आपको यूपी लेखपाल तक बना सकता हूं, यूपी जूनियर असिस्टेंट तक मैं इतना बता सकता हूं। लेकिन यूपी पीसीएस में और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो परीक्षा है, हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से हम उतना ही तथ्य बताएंगे, उतनी ही चीजें बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। मुझे आपको मास्टर नहीं बनाना है, मुझे आपको कांस्टेबल बनाना है, ठीक।
तो कांस्टेबल के लिए हमें जितना चीज जरूरी उतना हमें बताना है, राइट। तो रिवीजन ट्रिक अगर कर दे तो हमोधोलोका, 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 हा से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो, धो से धोलावीरा, एल से लोथल, का से कालीबंगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल थे। क्या थे? प्रसिद्ध स्थल थे। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल एवं कालीबंगा। ठीक, तो ये सब चीजें जो है बहुत फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके अलावा मैंने आपसे क्या बताया, जो चीजें अन्य होंगी एमसीक्यू कराएंगे तो एमसीक्यू में वो चीज हम बता देंगे जब एमसीक्यू में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, ये मान चलो कम से कम 25 क्वेश्चन तो रहेंगे इस टॉपिक से, कम से कम। अगर नहीं तो 25 तो रहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जो चीजें छूट रही हैं, जो चीजें नहीं मैंने बताई हैं, एक मैं रीचेक करके देखूंगा, जो चीजें नहीं बताई उससे एमसीक्यू जब पढ़ाऊंगा तो एमसीक्यू में आपको बता दूंगा। ठीक, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को मैं यहाँ पे समापन करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता आपके मतलब भर के मैंने काफी बता दी है, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड। साथ ही साथ मैं आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन कराऊंगा 25, 30, 40, 50, 60, 100 जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो अब मेरे ऊपर है, मैं आपको दूंगा। जो चीजें बची हैं वो उसी में कवर अप करा दी जाएगी। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।